वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम लिपि के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी भाषा देखी थी, भाषा का हमने विकास देखा था, पूरी डिटेल देखी थी उसके बारे में हमने कि उसका विकास कहाँ से कहाँ तक चला था वो हमने देखा था। प्राचीन हिंदी से लेकर हमने प्राचीन आर्य भाषा से लेकर हमारी आधुनिक आर्य भाषा तक हमने उसको पूरी डिटेल से देखा था। उसका संवैधानिक विकास देखा था, उसका आर्टिकल कहाँ कहाँ पे है, आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख है, कौन सी अनुसूची में है, कितनी भाषाएं मूल संविधान में थी, क्या थी कैसी थी, पूरी डिटेल में हमने देख ली है। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर देख लेना उसको। आज हम लिपि की बात करेंगे। पहले समझेंगे लिपि क्या होती है, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि को देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास देखेंगे और आज ही इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद आगे हम चले जाएंगे वर्णमाला वगैरह में, अगला टॉपिक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिपि। लिपि यानी कि लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट, जिससे कि हम जिसमें लिखते हैं, स्क्रिप्ट हमारी लिपि क्या हो, ठीक, ये हमारी स्क्रिप्ट होती है। देखिए लिपि का मतलब क्या होता है ना, जैसे मैं कोई बोल रहा हूँ, इसको लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करेंगे, जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, उसको ही लिपि कहते हैं। एक मैं साधारण भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, जिन संकेतों का यूज करते हैं, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, लिपि हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई चीज मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिपि ही लिखा, जैसे लिपि लिखा मैंने, ये इस प्रकार लिपि लिखा, तो अब इसके लिए ये लिपि लिखने के लिए मैंने ये लॉ लिखा पहले, ये एक कोई संकेत है ना, ये लॉ का संकेत है, इसमें मैंने छोटी की मात्रा लगा दी, फिर पौ लिखा, इसमें छोटी की मात्रा लगा दी, ये सब संकेत तो हैं, ये सारे क्या हैं, संकेत हैं। मतलब कि जो मौखिक भाषा है, जो मौखिक ध्वनियां हैं, जो हमारी भाषा की मौखिक ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिनसे लिखेंगे, वो हमारी लिखने के लिए जिन संकेतों का, जिन सिंबल का यूज करते हैं, वही क्या हमारी लिपि कहलाती है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जांपल बताऊं, जैसे सपोज मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, ऑफलाइन में मैं लेक्चर देता आप लोगों को, फिर उसके बाद में चला जाता। अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट का, इस लिपि का ज्ञान नहीं होता, तो आप लोग सुन के कुछ टाइम याद रहता, उसके बाद फिर भूल जाते। अगर आपके पास लिपि है तो आप उसको लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद उसका क्या नोट्स फॉर्म बन जाएगा, एक नोट्स टाइप का बना देंगे, और उसको बार बार देखते रहेंगे। तो हम बना कैसे रहे, फाइनली जो रिटर्न का वर्क होता है, रिटर्न वर्क के लिए, हमारे लिखने के लिए जिन भी संकेत चिन्हों का हम उपयोग करते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, लिपि बोल देते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारी लिपि की बात कर, हम देवनागरी लिपि देंगे, हमें देवनागरी लिपि पढ़नी है। हमारे हमारी जो हिंदी की जो लिपि है, हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। हमने पहले ही आर्टिकल 343 में इसको देखा था। हमारी राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो अब हम देवनागरी लिपि को देखते हैं। देखिए देवनागरी लिपि की बात करें ना हम, देवनागरी लिपि, तो इसका विकास हमारा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि, अगर इसकी विकास की बात करें तो ये हम हमारी कहाँ से आई है, ब्राह्मी लिपि से आई है, ठीक है। ये ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, ठीक। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है, जो कि हम बाएं से दाएं को लिखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं ना, देखिए ये बाएं से दाएं को ऐसे ऐसे ही तो लिख रहा हूं, ठीक है। हम ऐसे यहां से इधर को तो नहीं लिख रहे हैं ना। तो ये कहां से लिखी जाती है, हमारी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। अब इसकी हम देवनागरी लिपि का विकास वैसे मैंने बता दिया कि ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है इसका, लेकिन इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट से आपको हम बताने वाला हूँ। जैसे हमने भाषा का विकास देखा ना, जैसे हिंदी भाषा का विकास देखा, तो हमने देखा था कि प्राचीन आर्य भाषा थी, जो प्राचीन आर्य भाषा से, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा से लेकर हमने आगे चलते 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 हम कहाँ चले गए थे, आधुनिक आर्य भाषा में। हमने देखा था प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत फिर हमारी वैदिक, हमने यहाँ पर संस्कृत, यानी कि इसका मतलब क्या था, संस्कृत था। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना हुआ, सब डिटेल में मैंने बताया है। इसका मतलब संस्कृत था। फिर हमने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में। फिर उसके बाद हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्य वगैरह आए थे। उसके बाद हमारे आए को फिर जो अपभ्रंश थे, उन अपभ्रंशों से ही अलग अलग हमारी भाषाएं, बोलियां और उपभाषाएं हमारी निकली थी। प्रॉपर मैंने फ्लो चार्ट और वहां पर डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिए। मैं इतनी सारी चीजें इसलिए मतलब यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम उसी प्रकार अब लिपि का भी विकास पढ़ने जा रहे हैं फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लिपि का विकास। देखिए लिपि के विकास की बात करें तो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए चलो मैं इसके लिए फ्रेश पेज ही ले लेता हूँ एक, तो वहां से एक अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए लेते हैं फ्रेश पेज। लिपि का विकास हम दो टाइप से देखेंगे, एक अवस्थात्मक विकास, एक स्वरूपात्मक विकास। इसकी बात करते हैं हम। देवनागरी लिपि हमारी,
देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि का विकास अगर हम देखें तो इसका दो प्रकार से विकास होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक अवस्थात्मक विकास, अवस्थात्मक विकास, और दूसरा हो गया हमारा स्वरूपात्मक विकास, स्वरूपात्मक विकास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अवस्था के आधार पर विकास और यहाँ पर स्वरूप के आधार पर विकास, ठीक। ये अगर दिख नहीं रहा होगा ये लीजिए, ठीक। अब हम सबसे पहले अवस्थात्मक विकास देख लेते हैं, इसको देखते हैं हम अवस्थात्मक विकास को। अवस्थात्मक विकास की बात करते हैं तो यहाँ स्टार्ट होता है हमारा चित्रलिपि आती है, चित्रलिपि, ठीक, पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारी सूत्रलिपि आती है, सूत्रलिपि। फिर सूत्रलिपि के बाद हमारी प्रतीकात्मक लिपि आती है, प्रतीकात्मक लिपि। प्रतीकात्मक लिपि के बाद भाव लिपि आती है, भाव लिपि के बाद हमारी ध्वनि लिपि आती है, ठीक है, ध्वनि लिपि। इस ध्वनि लिपि से ही ना हमारी क्या बनती है, ये जो हम अभी देवनागरी लिखी है ना, देखिए ये ध्वनि लिपि होगी। इस ध्वनि लिपि को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इस ध्वनि लिपि से क्या होता है, यहीं से हमारी फिर अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपियां बनती हैं। यहाँ से हमारी एक अक्षरात्मक बन जाती है, एक वर्णात्मक, एक अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। अभी अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है ये भी बताऊंगा आपको मैं। वर्णात्मक लिपि, ठीक है, वर्णात्मक लिपि, ये अक्षरात्मक लिपि और ये वर्णात्मक लिपि, ठीक। अब हमारी जो देवनागरी है ना, ये हमारी अक्षरात्मक लिपि है। यहाँ पर हमारी आ जाती है देवनागरी लिपि, ठीक। फाइनली हमें क्या मिलेगी, देवनागरी लिपि। ये है हमारी अक्षरात्मक लिपि। देखिए अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, अक्षरात्मक और मतलब ये वर्णात्मक। मतलब देखिए अगर मैं सपोज, देखिए मैं जैसे राम लिखूं, जैसे राम लिखूं, ये राम क्या है, एक शब्द है, ठीक है, ये शब्द है। अब इसमें इस राम में कितने, दो इसमें हमारे अक्षर हैं, रा और मो। इसमें हमारे दो शब्द हैं, ठीक है, रा और मो। ये क्या हमारे दो अक्षर हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, ये राम लिखा मैंने, ये राम एक शब्द है। इस शब्द में शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था एक बार। ये राम एक क्या है, शब्द है, ठीक है, ये शब्द है। इस शब्द में दो अक्षर हैं, रा और मो, ठीक है, रा और मो, ये दो अक्षर हैं, ठीक है। अब इन अक्षरों को भी तोड़ेंगे ना तो हमारे वो क्या हो जाएंगे, फिर वर्ण हो जाएंगे। जैसे मैंने रा को तोड़ूंगा तो रा को तोड़ने के बाद क्या बनेगा, आधा रो प्लस इसमें आ की मात्रा लगी है, ठीक है, आधा रो प्लस आ की मात्रा लगी है, तो ये वाले वर्ण कहलाएंगे हमारे। ये एक वर्ण है, एक वर्ण ये है, ठीक है। और फिर मो को तोड़ूंगा मैं, मो को तोड़ूंगा तो इसमें आधा मो प्लस ओ जुड़ा है, ठीक है, तो एक वर्ण ये हो गया, एक वर्ण ये हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, राम क्या है, एक शब्द है, एक शब्द है, और इसमें अक्षर कितने हैं, दो अक्षर हैं, और वर्ण कितने हैं इसमें, एक दो तीन चार, इसमें चार हमारे वर्ण हैं। ये हम आगे वर्ण विन्यास जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप लोगों को मैं बताऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के ये समझ में आ जाए कि अक्षरात्मक और वर्णात्मक आखिर अंतर क्या है, ठीक। आशा करता हूँ इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। हमने अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि। अब इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं हम, इसका दूसरा टाइप देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वरात्मक, मतलब इसका स्वरूप के आधार पर इसका विकास हुआ था, जो स्वरूपात्मक इसका विकास, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां पर देखते हैं इसका, ठीक, लिपि हमारी सिलेबस में, सिलेबस टू सिलेबस चल रहे हैं हम, सिलेबस में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। स्वरूपात्मक विकास, ठीक। देखिए अब इसमें क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है भी। यहां से हमारी स्टार्ट होती है, जहां मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको कि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसका विकास कहां से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। तो अब यहाँ पर दिख जाएगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर हमारी क्या आई, ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के बाद हमारी आई गुप्त लिपि, गुप्त लिपि आई। गुप्त लिपि के बाद हमारी नेक्स्ट आई कुटिल लिपि,
कुटिल लिपि को ना सिद्ध मात्रा या शारदा लिपि भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। सिद्ध मात्रा या इसी को शारदा लिपि भी बोल देते हैं। शारदा लिपि या कश्मीर वगैरह में जो बोली जाती थी, कश्मीरी पंडित वगैरह की ये भाषा है, ठीक है, मतलब लिपि। इसके बाद हमारी आती है प्राचीन नागरी। कहीं कहीं पे इसको छोड़े रहते हैं, जैसे वहां पर मैंने बताया था कि क्या अवहट्टी को भी कहीं कहीं पे छोड़े रहते हैं, यहाँ पर इस जो प्राचीन नागरी है, इस प्राचीन नागरी को भी कहीं कहीं पर छोड़े रहते हैं, ठीक है, प्राचीन नागरी, इस प्राचीन नागरी को भी। यहाँ पर प्राचीन नागरी के बाद हमारी फाइनली आ जाती है क्या, देवनागरी। ये देवनागरी लिपि आ गई हमारी, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना कि देवनागरी लिपि में बोली जाने वाली भाषाएं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं आपको मैं। देवनागरी लिपि में जो भाषाएं, कुछ भाषाएं देवनागरी लिपि में बोली जाती हैं, ठीक है, या लिखी जाती हैं, लिखी जाने वाली या बोली जाने वाली, कुछ भी बोल लीजिए। देवनागरी लिपि में बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली, लिख लीजिए, लिखी जाने वाली भाषाएं, ठीक। ये अब इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने जब ना ये बोलियां बताई थी, जहां पर हमने देखा था अपभ्रंशों से हमने बोलियां उपबोली, हमारी ये बोलियां उपभाषाएं भाषाएं निकली थी, तो वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ये सारी निकल रही थी हमारी मागधी अपभ्रंश से। तो उन्हीं वही सारी बोलियां हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी संस्कृत से स्टार्टिंग कर लेते हैं। हमारी हिंदी में देवनागरी में लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, ठीक, संस्कृत लिखी जाती है। इसके बाद हम ये सारी बिहार वाली मगही, वो हमारा मगध वाला एरिया जो है, ठीक है, मगही, मैथिली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक, भोजपुरी, उसके बाद संथाली, बोडो, डोगरी, ठीक, बोडो डोगरी भी आता है इसमें। फिर उसके बाद कुमाऊनी, गढ़वाली, नागपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नागपुरी, ठीक, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, कोंकणी, सिंधी, ठीक। हमने 15वीं भाषा जोड़ी थी ना संविधान में, आप लोग जाना उधर, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हमने इसको देखा था, ठीक है, वहां पर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर फिर देखते हैं हम कश्मीरी, कश्मीरी होगी, हरियाणवी, हरियाणवी होगी, तमांग होगी, राजस्थानी होगी, तमांग, राजस्थानी, बघेली, अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी, हमने पूरी हिंदी की थी, हमने बोलियां देखी थी यहाँ पर, है ना। आप लोग जाना वहां, पूरी डिटेल में आप लोगों को सब डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लिपि। देखिए ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये इसमें ना हमारे सिलेबस में देवनागरी लिपि के गुण दोष भी दिए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। वैसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तो है नहीं गुण दोष, वैसे क्वेश्चन आने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है, कम है इससे, लेकिन फिर भी देखते हैं हम देवनागरी लिपि के गुण दोष। सिलेबस में दिया है तो उसको छोड़ते नहीं है, और उससे हमें थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया भी हो जाएगा, हमें पता भी चल जाएगा। अब देख लेते हैं हम देवनागरी लिपि के गुण दोष, ठीक है, देवनागरी लिपि का गुण दोष देख लेते हैं। सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ कुछ आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, कुछ कुछ इसके गुण दोष। देखिए जैसे हम बात करें ना, अगर हम स्वर व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से, इसमें देखो, इसमें क्या होता है ना, अगर इसके ऐसे एक और जैसा बना लेते हैं, इसके लिए यहाँ पर इसके गुण लिख लीजिए, यहाँ पर गुण इसके, यहाँ पर दोष, ठीक है, ठीक। यहाँ पर स्वर व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से रखा गया है। इसमें क्या किया गया है, स्वर व्यंजनों को, अब इसमें क्या करना है, दूसरी लिपियों से हमने कंपेयर करना है। स्वर व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, रखा गया है, रखा गया है। और इसके दोष मात्राओं का प्रयोग चारों ओर से होता है। जैसे इसकी मात्रा है तो इसमें
चारों ओर से इसका प्रयोग हुआ। जैसे छोटी ई की मात्रा लगी तो यहाँ से लगेगी, जैसे मैं छोटी ई की मात्रा यहाँ से का मतलब जैसे मैंने किसान लिख दिया तो यहाँ से लग रहा है ना किसान, और बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो वो यहाँ से आएगी, जैसे इसमें नागरी लिखा है मैंने, नागरी, बड़ी ई की मात्रा यहाँ से आ रही है ना, ऐसे करके छोटा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ ऐसे, चारों ओर से ये चीजें आ रही हैं, या ऊपर से ए आई इस टाइप से ये सारी मात्राएं आती हैं इसमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिक्कत रहती है थोड़ा इसकी। और इसकी बात करें तो इसमें शिरोरेखा की एक समस्या आती है। जैसे इंग्लिश में लिखें तो हम जैसे जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट लिख दिया, खत्म। जैसे अब मैं देवनागरी लिपि लिख रहा हूं तो देवनागरी लिखा मैंने, ये शिरोरेखा क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं इसको। ये जो मैंने शिरोरेखा लिखी तो ना, इससे बहुत बार दिक्कत हो जाती है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, ये ध लिखा मैंने, इस ध में अगर मैं, ये ध है अभी, इस ध में अगर मैं ऐसे पूरी शिरोरेखा ऐसे खींच दूं तो ये घ बन जाएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध को ऐसे करके इसका एक ऐसे घुंडी खींची जाती है इसकी, ये तो ज्यादा बड़ी होगी, ये है ऐसे, गुजराती घुंडी बोलते हैं इसको ये, और इन दोनों को चिपकाते नहीं है इसमें, शुद्धि अशुद्धि बरतने में देखेंगे वहां पर, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे ये ध है, ये ध है, इसको अगर ऐसे मिला देंगे तो ये क्या बन गया, घ बन गया। तो यहाँ पर ये इसकी थोड़ा इसका दोष हो जाता है, ये ड्रॉबैक हो जाता है इसका, ठीक है। और ये अगर इसका गुण देखें तो ये कम स्थान घेरती है, कम स्थान घेरती है, ठीक है। कम स्थान घेरती है तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जैसे लिखा है तो वो ऐसा ही होगा। जैसे मैं सपोज कोई शब्द लिखूं, जैसे मैं कम बोल रहा हूँ, जैसे कम बोल रहा हूँ तो मैंने कौम मो दो जैसा बोला वैसा ही लिखूंगा। जैसे यहाँ पर काम लिखें तो हम काम को हम सीधे काम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, काम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर काम का मतलब काल्म ऐसे इसको। अब इसमें ये लॉ एक्स्ट्रा है, ये साइलेंट है इसमें, जो कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये इसका मतलब अंग्रेजी की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश से इसका कंपेयर कर रहा हूं, है ना। तो इसका इससे इंग्लिश में कंपेयर कर रहा हूं, तो ये इसलिए हमारा क्या गुण हो गया, ये कम स्थान घेर रहा है कहने का मतलब। अब इसने ज्यादा स्थान घेर लिया ना इंग्लिश वाले ने, ठीक है। तो इसकी जगह हम अगर काम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, एक दो तीन चार हो गए, और ये दो ही में काम चल जा रहा है, ये इतनी सी जगह ले रहा है और ये इतनी जगह ले रहा है पूरी, ठीक है। ये इतनी सी जगह ले रहा है और ये इतनी जगह ले रहा है, ये भी इसका एक गुण हो जाता है हमारी देवनागरी लिपि का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, अगर इसकी दोष की बात करें तो कुछ ध्वनियां ऐसी हैं उनमें दो या दो से अधिक रूप पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनमें दो या दो से अधिक रूप पाए जाते हैं, दो या दो से अधिक रूप पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें श, श और श्रव्य, ठीक है, ये तीनों श हैं, इसको बोलते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्य, इसको दंत। बाद में हम वर्णमाला में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इसके गुण दोष हो गए। इसमें और क्या देख सकते हैं, अक्षरों को मिलाकर लिखने की विशेषता है, ठीक है। और इसमें अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो एक ही अक्षर को एक इसका एक रूप अगर हम और देखें तो रॉ, जैसे रॉ है तो रॉ के चार प्रकार होते हैं। इसका एक नॉर्मल वाला रॉ ये हो गया, एक रॉ ऐसा होता है ये प्रो प्रो वाला प्रकाश वाला, एक रॉ ऐसे नीचे ट्रक वाला आ जाता है, इसको रडार बोलते हैं, ये पदेन हो गया। एक रॉ फिर रेप बोलते हैं इसको, जैसे सर्फ वाला, सर्फ या सर्फ कुछ भी बोल लीजिए, ये वाला रॉ रेफ, ये लुंठित हो गया, ठीक है। ये सारी मैं चीजें आपको वर्णमाला में बताऊंगा। तो ये मोटा मोटा हमारे गुण दोष ये थे, ठीक है। यहाँ पर जैसा उच्चारण था वैसा ही हम लिखते हैं, यहाँ पर जैसा उच्चारण होता है वैसा नहीं लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये इसका यूज दो चीज में हो गया, कम स्थान घेर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या फायदा हो गया। इंग्लिश में क्या होता है हमारा कि वो ज्यादा स्थान घेर रहा है, और यहाँ पर जैसा बोला जा रहा है इसका गुण वैसा ही उसको लिखा जा रहा है। जैसे कम लिखा तो कम, यहाँ पर हमने जैसा लिखा है वहीं पर जरूरी नहीं है कि हम वैसा ही लिखेंगे। जैसे नाइट, नाइट हम लिख रहे हैं तो के एन आई करके आता है उसमें, के फालतू का जुड़ जाता है उसमें, है ना। तो नॉलेज हो गया जैसे के एन ओ करके, है ना, तो उस प्रकार से वो फालतू का जुड़ जाता है उसमें। तो ये हमारे गुण दोष हो गए इसके मोटे मोटे। तो बस हमारी लिपि हो जाती है कंप्लीट। इस वाले सेगमेंट से तो ना के बराबर स्कोप है क्वेश्चन बनने का, फिर भी मैंने अगर सिलेबस में है तो छोड़ा नहीं है, सिलेबस की कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं, क्या पता कभी क्वेश्चन बन जाए या कुछ हो जाए, वैसे बहुत रेयर चांस है यहाँ से बने। अगर मेंस वगैरह में कभी अगर आए तो अपर पीसीएस वगैरह में वहां पर
संभावना रहती है कि क्या पता यहाँ पर बन जाए, अदरवाइज फिर वो भी एक बढ़ाने वाली बात होती है, अदरवाइज फिर इसमें चांस बहुत ज्यादा तो नहीं लगते हैं, फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए, पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आप लोग इससे पहले का जो मैंने बताया इसको जरूर याद करना, यहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। ये चीज हो गया, खासतौर पर ये स्वरूपात्मक विकास है इसका, और ये बोली जाने वाली भाषाएं एक नजर इनमें मार लेना, यहाँ से ये ऑप्शन दे देगा आपको इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि में बोली जाती है करके, और ये देवनागरी लिपि हमारी अवस्थात्मक और स्वरूपात्मक विकास हो गया। ये हमने वर्ण अक्षर वाला तो मैं आगे वर्णमाला में बताऊंगा, ये सारी चीजें आने वाली हैं। असली ग्रामर वहीं से स्टार्ट होगी, ये अभी तक तो ये आप लोगों को बोरिंग सेशन लग रहा होगा, अब असली ग्रामर हमारी स्टार्ट होगी वर्णमाला से, ठीक है। ये हमारी लिपि होगी जिसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना ध्यान दिएगा, इतना ही करते हैं। जो साथी नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ सारी चीजें डिटेल में बनाए। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।